हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? याद आ रहा है कुछ पिछले लेक्चर का? लिविंग वर्ड पढ़ रहे थे हम लोग, फर्स्ट चैप्टर स्टैंडर्ड 11। याद आ रहा होगा। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ क्या क्या थे वो देखा था, है ना। अच्छा, अब इसके बाद इतने सारे जो लिविंग बीइंग है, इन लिविंग बीइंग को क्लासिफाई किया गया होगा। तो इनको क्लासिफाई करने के लिए, है ना कुछ टूल्स लगे होंगे। समझ में आ रहा है? कुछ ना कुछ टूल्स लगे होंगे। तो इन टूल्स को बोला गया है टेक्सोनॉमिकल एड। अब बोलोगे सर टेक्सोनॉमिकल एड मतलब बच्चा होता है टूल, और टेक्सोनॉमिकल टेक्सा, है ना। टेक्सा का मतलब होता है एक प्रॉपर रूल फॉलो करके नेमिंग देना। नॉमिकल उसका मतलब ही होता है नेमिंग देना, लेकिन एक प्रॉपर रूल फॉलो करके। तो टेक्सोनॉमिकल एड मतलब वो टूल्स के सहारे हम लोग सब कुछ करेंगे। तो जो लिविंग वर्ल्ड है, मतलब लिविंग बीइंग्स है, बहुत सारे होते हैं अलग अलग तरीके का। तो प्लांट्स का एक अलग टेक्सोनॉमिकल एड होगा, समझ रहा है। एनिमल्स को एक अलग इसमें रखे रहेंगे हम लोग। तो ये टेक्सोनॉमिकल एड कैसे होता है और ये टेक्सोनॉमिकल एड कैसे क्लासिफिकेशन में हेल्प करेगा हमको, हम लोग यही सब इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चा लोग शुरू करते हैं। ओला अमीगो, कैसे हो? ठीक हो? तो बच्चों चलो पढ़ते हैं टेक्सोनॉमिकल एड। तो टेक्सोनॉमिकल एड जानने से पहले ये जान लो कि लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ तो देख लिया था, है ना। तो अब हमको मतलब इससे ये साबित होता है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मानते हो कि नहीं? हाँ, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, आप हो तो हम लोग एक तरीके की एक ही स्पीशीज हो गए, लेकिन हमारे अलावा भी बहुत सारी स्पीशीज रहती है। जैसे कि प्लांट्स हो गए, प्लांट्स रहते हैं। एनिमल्स हो गए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी रहते हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस, कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हमें सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर जानना है ना, तो इन सब का हमारे पास डाटा होना चाहिए। इन सब के डाटा को हमको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो अभी सवाल आ रहा है, सर इनका डाटा कलेक्ट करके करेंगे क्या? बच्चा लोग, ये डाटा हमको बहुत यूजफुल है, हमारे ही फायदे के लिए यूजफुल है। लाइक इंडस्ट्रीज में हमको इस डाटा का काम आ सकता है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। पेपर किससे बनता है? पेपर बनता है सेलुलोज से। पेड़ों में से सेलुलोज निकाला जाता है। अगर मुझे यह पता हो कि कौन से पेड़ में बहुत ज्यादा सेलुलोज मिलता है और कौन से पेड़ में ज्यादा सेलुलोज नहीं मिलता है, तो मेरे को फायदा हो गया ना। मेरे को जब पता है हाँ, इस पेड़ में ज्यादा सेलुलोज मिलता है, तो मैं उसी पेड़ की खेती करूंगा, समझ रहे हो। और फिर उस पेड़ में से सेलुलोज निकाल के मैं पेपर बनाऊंगा। बाकी के पेड़ों को मैं नहीं उगाना चाहूंगा, मेरे फायदे में ही काम आया ये चीज। एग्रीकल्चर में भी ऐसे ही, मेरे को अगर पता है, जैसे एग्रीकल्चर वालों को पता होता है ना, कि किस क्रॉप को ज्यादा पानी लगेगा, किस क्रॉप को कम पानी लगेगा। तो ये सब पता कैसे चला? हर ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने स्टडी की और इनका डाटा निकाला। अच्छा, ये जो डाटा कलेक्ट किया है ना, अच्छा, सबकी स्टडी करना भी एक साथ तो नहीं पॉसिबल है ना। तो सबका डाटा कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के हिसाब से उनको हमें डालना होगा। हर डाटा को एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में, एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे? तो कुछ टूल्स वगैरह यूज करके। तो उन टूल्स को ही कहते हैं टेक्सोनॉमिकल एड। अब यहां पे बोलोगे सर टेक्सोनॉमिकल मतलब क्या? तो बच्चा लोग, टेक्सोनॉमिकल तो मतलब टेक्सा का मतलब होता है अरेंजमेंट करा, नोमस का मतलब होता है नेमिंग। तो नेमिंग वाली चीजों को, है ना, उन सबकी अरेंजमेंट करना प्रॉपर। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग पढ़ते हैं टेक्सोनॉमिकल एड। तो बच्चा लोग, टेक्सोनॉमिकल एड कितने तरीके के हैं पहले वो जान लो। तो देखो, ऐसे टोटल 7 तरीके के टेक्सोनॉमिकल एड है, जिनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का सारा डाटा रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हर्बेरियम हो गया, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क की, उसके बाद तुम्हारा बुक्स, इन सब को हम लोग कहते हैं टेक्सोनॉमिकल एड। इन सब की वजह से, मतलब इन सब में तुमको सारा डाटा मिल जाएगा हर ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, इसमें आप लोगों को प्लांट्स के डाटा मिल जाएंगे सारे, है ना। तो ये एड्स काम कैसे करते हैं, इन एड्स में हम लोग डाटा स्टोर कैसे करते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहला हमें जानना है हर्बेरियम, है ना। नाम सुना है कभी हर्बेरियम का? चलो, हो सकता है नहीं सुना हो, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो हर्बेरियम। तो पहले हर्बेरियम होता क्या है, ठीक है। हर्बेरियम होता क्या है तुमको वो जानना पड़ेगा। अच्छा, इससे तो मैं बता देता हूं हर्बेरियम क्या होता है। देखो, हर्बेरियम में क्या होता है बच्चा लोग, एक एग्जांपल देता हूं तुमको, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, शबरी, उसको घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक है,
ठीक है। अच्छा, वो घूमने के लिए चला गया, सपोज वो घूमने के लिए गया कश्मीर में, ठीक है। अच्छा, अब वो कश्मीर गया घूमने के लिए, तो उसने बहुत सारी चीजें वहां पे देखी। तो उसको अचानक से ना एक मस्त सा फ्लावर मिला, एक रोज मिला। अब सपोज वो रोज, नॉर्मली रोज रेड कलर का होता है, उसे रोज मिला येलो कलर का, या ऐसा समझो ब्लैक कलर का रोज मिल गया उसको। अब वो खुद हैरान, भाई ब्लैक कलर का रोज मैंने कभी नहीं देखा, है ना, ये तो कुछ मतलब नया मिल गया ऐसा सपोज उसको। हाँ, तो उसने सोचा यार ये ब्लैक कलर का रोज का मैं फोटो निकाल लेता हूं, हाँ, और मेरे फ्रेंड्स को भेजता हूं। अच्छा, तो अब अपने वो फ्रेंड्स को भेजेगा। अच्छा, लेकिन उसके फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, येड़ा बना रहा है, ब्लैक कलर का रोज होता है क्या, हाँ, फोटोशॉप करके तू हमको दिखा रहा है। तो तुम बोलोगे सर ये भी बात भी सही है। अच्छा, अगर तोड़ के लेके जाएगा, तो तोड़ के लेते जाते जाते क्या पता वो फूल मतलब रह ही नहीं पाएगा, सड़ जाएगा, कीड़े लग जाएंगे वगैरह। तो यहां पर वो क्या करेगा, हर्बेरियम की मेथड यूज करेगा। हर्बेरियम में मतलब देखो क्या करेगा, उसने पहले उस फूल को तोड़ा, अब उस फूल को तोड़ के वो उसको प्रेस करेगा, उसको ड्राई करेगा। प्रेस करने से क्या मतलब, उसके ऊपर उसको एक शीट में डालेगा, फिर उसके ऊपर वजन डालेगा, उससे क्या हो जाएगा, उसके अंदर का जितना भी लिक्विड मटेरियल है वो ड्राइड आउट हो जाएगा, वो निकल जाएगा। अब ये फूल सूख गया। तुमने देखा रहेगा ना कभी कभी, कभी ना कभी किसी ना किसी को तो रोज मिला ही होगा, हर किसी ने वो रोज को अपने बुक में छुपा के रखा होगा। तो बाद में कुछ सालों बाद अगर वो बुक से वो रोज निकालते तो रोज कैसा हो जाता है, एकदम प्रेस हो गया होता है ना, एकदम पतला सा हो गया होता है। लेकिन ध्यान देखो, वो रोज वैसे का वैसा ही दिखता है, थोड़ा भले ही प्रेस हो गया हो बट दिखता वैसे ही है। उसके कलर में हल्का फुल्का सा चेंज आया होगा, लेकिन वो एक दिखता वैसे का वैसे ही कि हाँ अभी भी वैसा ही है ना, एक तरीके की यादें। तो शबरी ने भी क्या किया, वैसे ही उसको प्रेस किया, ठीक है, उससे वो ड्राई हो गया। फिर उसके बाद उसने उसको एक स्टैंडर्ड पेपर, जिसको हम लोग हर्बेरियम शीट कहते हैं, उस शीट में उसने उसको माउंट किया, ठीक है, माउंट किया। और इसी तरीके से वो जहां जहां जा रहा था, जहां जहां उसको अलग अलग तरीके के प्लांट्स वगैरह देखने को मिल रहे थे, वो वहां वहां उस चीज का हर्बेरिया बना ले रहा था। तो इससे कैसा, जब वो आएगा कश्मीर से लौटेगा तो वो दिखा सकता है कि देखो भाई मैं वहां गया था, मैंने वहां ये चीजें देखी। तो अगर कोई बोलेगा मैं तेरे पे बिलीव नहीं करता हूं, तो उसको बोल सकता है ये ले हर्बेरिया, देख ले, तेरे को झूठ लग रहा है तो, है ना। तो अच्छा, हर्बेरिया इसके लिए यूज नहीं होता है कि शो ऑफ के लिए, हर्बेरिया इसलिए यूज होता है कि ऐसे बहुत सारे प्लांट स्पेसिमेन को हम लोग कलेक्ट करके रख सकते हैं। हाँ, मतलब उसके यूजफुल पार्ट को या ऐसे टाइप को उसको हम लोग कलेक्ट करके रख सकते हैं, और फिर उसको हम लोग एक लेबल कर देते हैं। हर्बेरियम शीट मतलब उस पे हमने वो प्लांट का स्पेसिमेन लगा दिया। स्पेसिमेन मींस पार्ट, जैसे कि फ्लावर एक पार्ट है तो फ्लावर का पार्ट उस शीट पे लगा दिया है हमने। शीट फिर उसके कॉर्नर पे, राइट साइड के कॉर्नर पे हम लोग उसका सारा इंफॉर्मेशन लिख देंगे। अब इंफॉर्मेशन लिख देंगे, लाइक क्या लिखेंगे उसमें, सबसे पहले वो प्लांट का नाम क्या है, उसका लोकल नेम, उसका साइंटिफिक नेम या बोटानिकल नेम जो भी होगा उसका वो लिख देंगे, कौन से डेट पे कलेक्ट किया, कौन से प्लेस पे कलेक्ट किया, है ना, और उस प्लांट की स्पेशलिटी क्या है, जिसको हम लोग इकोलॉजिकल पिक्यूलैरिटीज कहते हैं, स्पेशल फीचर्स क्या है ना, वो सब उसमें हम लोग प्रॉपर लिख देंगे। इस चीज को कहते हैं बच्चा लोग लेबलिंग। क्या कहते हैं इसको, लेबलिंग। तो इससे क्या हुआ, इससे उसने एक डाटा कलेक्ट करके रख लिया है उस प्लांट का, है ना। तो जब कोई भी नया इंसान, है ना, उसको अगर उस प्लांट के बारे में जानना है तो वो उस डाटा को पढ़ लेगा, है ना, वो हर्बेरिया उठाएगा, उसमें देखेगा हाँ इस एरिया का फ्लावर का या इस सब का इंफॉर्मेशन मेरे को इस वाले हर्बेरियम में मिल जाएगा, तो वो उसको पढ़ लेगा, उसके पास सारा डाटा आ गया। समझ में आ रहा है। तो ये भी एक तरीके का टेक्सोनॉमिकल एड है। तो चलो हर्बेरियम के ऊपर थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग बुक वाइज। तो सबसे पहले बच्चा लोग हर्बेरियम, ठीक है, हर्बेरियम ये एक सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल वर्ड क्या है, हर्बेरिया। अच्छा, अब ये हर्बेरियम वर्ड को इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था या कॉइन बाय पीटर डी टर्नेफोर्ट। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको अपने एक बुक में इस वर्ड का यूज किया था। बुक का नाम था एलिमेंट्स। बच्चा लोग मैंने यहां पे जो जो मार्क करके रखा है ना, ये सब याद रखो क्योंकि ये सब एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बच्चा लोग इसे कहते हैं एलिमेंट्स। अब बच्चा लोग ये हर्बेरियम जो है ये एक तरीके का आर्ट होता है ना। तो ये हर्बेरियम को इंट्रोड्यूस नहीं, ये आर्ट को बताया किसने किया, इसी प्रोसेस से हर्बेरियम बनाते। तो वो थे हमारे साइंटिस्ट जो थे टेक्सोनॉमिस्ट। टेक्सोनॉमिस्ट का मतलब ही होता है वो एक ऐसे साइंटिस्ट है जो अलग अलग
जगह पे, जैसे मैंने बोला ना, शबरी गया था, उसने प्लांट कलेक्ट किया, जो इन सबके डाटा को कलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं टेक्सोनोमिस्ट। तो उस टेक्सोनोमिस्ट का नाम था लूका गिनी। इसने इस आर्ट फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था, इस आर्ट फॉर्म को बताया था कि ऐसे करते हैं। तो अब बच्चा लोग हर्बेरियम की डेफिनेशन भी पूछेगी, तो डेफिनेशन क्या है? तो हर्बेरियम इज अ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन। क्या है? एक ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन दैट इज प्रेस, ट्रीटेड, माउंटेड ऑन अ स्टैंडर्ड साइज शीट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट। है ना? हम लोग क्या कर रहे हैं? हर्बेरियम एक प्लांट का स्पेसिमेन, ड्राइड प्लांट के स्पेसिमेन को हम लोग प्रिजर्व करने की एक प्रोसेस है ना? मैं उसको खराब होने दे उसको प्रिजर्व कर रहा हूं। प्रिजर्व किया, प्रिजर्व कैसे? उसको ट्रीट करके, ट्रीट मतलब प्रेस ट्रीटमेंट करके। तो प्रेस, ट्रीटेड, माउंटेड। अच्छा, अब यहां पे माउंटेड कर क्या है? माउंटेड मतलब क्या? पहाड़ से प्रेस किया? नहीं। माउंटेड का मतलब होता है उसको हमने चिपकाया नहीं है। माउंटेड का मतलब एक्चुअली स्टिकिंग होता है, लेकिन स्टिकिंग बोले तो गम से चिपकाना नहीं होता है, उसको सिलना होता है ना? मम्मियां कपड़ा सिलती है देखो, लेकिन अच्छा, सिलना इन द सेंस ऐसा नहीं कि उसको पूरा कपड़े के जैसा ऐसे 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 पूरा सिल दिया, नहीं नहीं, उसके सिर्फ कुछ हिस्से। अब जैसे कि देखो, ये फ्लावर था सपोज, ठीक है, ये एक फ्लावर था और ये उसके लीव्स थे। हाँ, तो यहां पे माउंटेड उसने कैसे किया? मतलब देखो, फ्लावर का पहले यहां से इसको ऐसे सिल दिया, फिर यहां से ऐसे सिल दिया, यहां से सिल दिया, यहां से यहां से यहां से सिल दिया, बीच में यहां से, और एक ऐसे यहां से सिल दिया, बस। इसे कहते हैं माउंटेड। सिल देना मतलब एक ऐसा सुई घुसा के ऐसे यहां से निकाल दिया, गांठ मार दिया, घुसा के यहां से निकाल दिया, मतलब ये सिर्फ उसके ऊपर ऐसे होल्ड रहे उस शीट पे। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? तो ये हमारा हर्बेरिया है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला था? हर्बेरिया इस तरीके का तो बनेगा। प्रोसेस कैसी है ना? अच्छा, मैंने बोला था लेबल होना चाहिए, तो लेबल में क्या क्या आना चाहिए, है कि नहीं बच्चा लोग? तो लेबलिंग में देखो बच्चा लोग क्या क्या आना चाहिए, और लेबल होगा कहां? तो सपोज ये हमारा शीट है, हर्बेरिया का शीट है। ये हमारा हर्बेरिया का शीट है। अच्छा, थोड़ा ज्यादा ही मैंने ऊंचा बना दिया है, थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है? तो ये हमारा सपोज हर्बेरिया का शीट है, तो लेबल यहां राइट साइड कॉर्नर में आना चाहिए, मतलब यहां आना चाहिए। तो इस लेबल में क्या क्या होगा, है ना बच्चा लोग? दिमाग में आ रहा होगा कि लेबल में क्या क्या होना चाहिए। तो लेबल में आएगा सबसे पहले, देखो, अच्छा इधर है तो मैं इधर लिख देता हूं लेबल। तो सबसे पहले लेबल में तुम लोग डेट ऑफ कलेक्शन लिखोगे, है ना भाई, कब कलेक्ट किया था। सेकंड, प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखोगे, कौन सी जगह पे से कलेक्ट किया था उस प्लांट स्पेसिमेन को, है ना? समझ में आ रहा है? डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन। इसके बाद क्या लिखोगे? इसके बाद लिखोगे जो भी तुमने कलेक्ट किया है उसकी पिक्यूलैरिटीज, मतलब उसके स्पेशल फीचर्स क्या है। तो यहां पर उसकी इकोलॉजिकल पिक्यूलैरिटीज, इकोलॉजिकल पिक्यूलैरिटीज मतलब उसके स्पेशल फीचर्स लिखोगे। इतना सारा लिख दिया। अब इसके बाद वो प्लांट कौन सा है ना, मतलब उस प्लांट का लोकल नेम, और फिर उस प्लांट का साइंटिफिक नेम, या फिर बोलोगे बोटैनिकल नेम। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? तो उस प्लांट का लोकल नेम, फिर उसके बाद उस प्लांट का बोटैनिकल नेम। तो बच्चा लोग ये सारी चीजें लेबल में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सारी चीजें लेबल में होनी चाहिए। तो यहां मैं लिख देता हूं, लेबल कहां प्रेजेंट होता है? राइट बॉटम कॉर्नर। ठीक है बच्चा लोग? तो मैं साइड हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्योंकि इसे मैं अब मिटाऊंगा। तो चलो बच्चा लोग, अब हर्बेरियम बनाने की एक्चुअल प्रोसेस कैसी होगी, स्टेप्स क्या क्या है ना? तो लिख देते हैं, स्टेप्स फॉर मेकिंग हर्बेरियम। ठीक है, स्टेप्स फॉर मेकिंग हर्बेरियम। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा तुम्हारा? सबसे पहला स्टेप ऑब्वियसली कलेक्शन ऑफ द स्पीशीज, है ना? तो सबसे पहले तुम लोग कलेक्ट करोगे, कलेक्शन ऑफ स्पीशीज, है ना? कलेक्शन ऑफ स्पीशीज, स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहा हूं मैं स्पीशीज की।
ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्पीशीज। अच्छा, अब कलेक्शन ऑफ स्पीशीज का क्या मतलब हुआ, मैंने क्या बोला, तुमको वो सर्टन प्लांट का पार्ट कलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अब तोड़ लिया, कलेक्ट कर लिया, अब क्या करोगे इसके साथ, तो अब करोगे इसको ड्राई। क्या करोगे, इसको ड्राई करोगे। ड्राई कैसे करोगे भाई, हवा में सुखाओगे, हाँ नहीं ना। तो ड्राई करने की प्रोसेस क्या है, मैंने अभी बोला ड्राई करने की प्रोसेस में मतलब उसको हम लोग प्रेस करेंगे, है ना, किसी एक वजनदार चीज जैसे लाइक न्यूज़पेपर वगैरह, उस पर हम लोग उसको प्रेस करेंगे। अच्छा, प्रेस करेंगे इन द सेंस ऐसा नहीं कि रख दिया और छोड़ दिया, नहीं, उसको एक दिन 2 दिन ऐसा प्रेस करेंगे, फिर निकालेंगे, फिर उसको वो प्रेसिंग जिसमें हो रही थी उसको चेंज करेंगे, अभी दूसरे शीट पे उसको फिर से प्रेस करेंगे या दूसरे न्यूज़पेपर पे उसको फिर से प्रेस करेंगे। तो ये चेंज क्यों कर रहे हैं हम लोग बार बार, ताकि जो है ना वो चिपक ना जाए उससे, इसलिए टाइम टू टाइम उसको प्रेस करके उसको चेंज करते, प्रेस करना चेंज करते रहना है। अच्छा, अब प्रेस कर रहे, अच्छा ड्राई तो हो रहा है, लेकिन इस देखो है तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहले लिविंग था, अब डेड ऑर्गेनिज्म हो गया, और डेड ऑर्गेनिज्म पे है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग सकते हैं, बैक्टीरियाज लग सकते हैं, है ना। तो जो उस है तो वो भी प्लांट का एक पार्ट, तो वो सड़ सकता है, सड़ेगा, उसके ऊपर बैक्टीरिया लगेंगे, कीड़े लग सकते हैं, उसको खा सकते हैं वो लोग, है कि नहीं। तो उसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह ना लगे, वो वैसे का वैसे प्रिजर्व कर रहे हैं ना हम लोग उसको, तो प्रिजर्व करने के लिए उसको हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसकी हमको करनी पड़ेगी पॉइजनिंग। अब बोलोगे सर पॉइजनिंग, जहर दे रहे हो, नहीं, पॉइजनिंग का मतलब हुआ स्टरलाइजेशन, मैं उसको स्टरलाइज कर रहा हूं। अब बोलोगे सर स्टरलाइज कैसे, मतलब क्या सैनिटाइजर ला लोगे, हाँ एक तरीके का सैनिटाइजर ही उसको लगाता रहूंगा प्रॉपर। पॉइजनिंग क्यों, ताकि कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके, है ना, कोई किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो सके उसे। तो अच्छा, पॉइजनिंग करूंगा, लेकिन किस केमिकल से करूंगा, तो वो मैं करूंगा 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड से। क्या करूंगा, 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड से। अब बोलोगे सर करोगे कैसे, तो जैसे कि सपोज ये वो प्लांट स्पेसिमेन है, ठीक है, जिसको मैं ड्राई कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसके हर कोने कोने में, है ना, ये मर्क्यूरी क्लोराइड को ऐसा छोटा सा स्प्रे करूंगा, या उसको यहाँ रब कर दूंगा, ताकि उसमें कोई भी तरीके की बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, वो सड़े ना। समझ में आ रहा है बच्चा लोग। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। इसके बाद हम करेंगे माउंटनिंग। अब यहाँ पर बोलोगे सर माउंटनिंग, है ना, माउंटिंग वो अलग है, माउंटनिंग का मतलब मैंने अभी बताया सिलना, है ना। हम लोग हमारा जो ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन है, हम लोग उसे किसी गम से चिपकाएंगे नहीं, जो भी हमारा हर्बेरियम शीट है, जो शीट है उस पर हम लोग उसको माउंट करेंगे, मतलब उसे सिलेंगे, ठीक है, सुई धागे जैसे मदद से। तो मैंने वही अभी इधर को ऐसे बनाया था, सपोज ये हमारा एक तरीके का फूल है, ठीक है, जो शबरी ने कलेक्ट किया था, और ये उसकी पत्तियां। तो इसको मैं माउंट करूंगा, मतलब मैं पहले इसको यहां से सिलूंगा, फिर एक यहां से भी सिल दूंगा, एक यहां से भी सिल दूंगा, और एक पत्तों पे भी एक ऐसा छोटा सा सिलाई मार दूंगा। मेरे को पूरा ऐसे वो बोलते हैं ना, कढ़ाई बुनाई नहीं करनी है उधर, ठीक है, हल्का हल्का सा, इसे कहते हैं माउंटनिंग। समझ में आ रहा है बच्चा लोग, इसे कहते हैं माउंटनिंग। अब माउंटनिंग के बाद लास्ट है मेरा लेबलिंग। मेरे को लेबल करना है, मैंने अभी बताया लेबलिंग में कैसे करूंगा। तो लेबलिंग में राइट साइड, सपोज ये मेरा एक हर्बेरियम शीट है, देखो अब सपोज, हाँ ये है हर्बेरियम शीट, ठीक है, तो राइट साइड के बॉटम कॉर्नर पे, मतलब यहां पर मैं लेबलिंग करूंगा। लेबल में मैं क्या क्या डालूंगा, मैंने अभी बताया, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, है ना, इकोलॉजिकल पिक्युलैरिटीज, मतलब इस प्लांट का जो स्पेशल फीचर्स होगा, फिर नेम ऑफ कलेक्टर्स भी लास्ट में लिखना रहता है, मतलब शबरी ने ढूंढा है ना उसको, सपोज वही कुछ नया है तो शबरी भाई बोलेगा ना मैंने ढूंढा है, तो अपना नाम लिखेगा, ठीक है, इसलिए नेम ऑफ कलेक्टर भी लास्ट में होना चाहिए। मैंने शायद से पिछले पॉइंट में नहीं लिखा था, लिख लो नेम ऑफ कलेक्टर भी इफ रिक्वायर्ड। अच्छा, अब ये हो गया लेबलिंग, लेकिन ये सारी चीजें हर्बेरियम शीट में बार बार बोल रहा हूं, तो क्या ये हर्बेरियम शीट है ना, ऐसे कोई भी शीट है क्या, इसकी भी बच्चा लोग एक स्टैंडर्ड साइज है, हमने लिखा भी था इन अ स्टैंडर्ड साइज शीट। तो वो स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, तो पेपर की या शीट की साइज, ठीक है, शीट की जो साइज है, शीट की साइज कितनी होनी चाहिए, तो पेपर की जो साइज है वो होनी चाहिए 41 इंटू 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसकी साइज, शीट की साइज या पेपर की साइज। और लेबल की साइज कितनी होनी चाहिए, है ना,
तो लेबल में क्या आना चाहिए, लेबल, इसी के अंदर लेबल बनेगा। लेबल का कितना होना चाहिए साइज, तो लेबल का साइज होना चाहिए 7x12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है। अच्छा बच्चा लोग, मैं तुमको अभी बोलता हूं, अभी बोर्ड्स वाले हो ना तुम लोग, तो 11th में ही या 12th में तुमको है ना प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, तुम्हारी मैम तुमको बोलेगी कि प्रोजेक्ट्स बनाओ। ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट्स बनाते टाइम पे है ना तुम लोग है ना कोशिश करना कि तुम हर्बेरिया बनाओ। मैं कसम से बता रहा हूं, खुश हो जाएगी तुम्हारी टीचर, क्योंकि बाकी सब बच्चों को जो भी प्रोजेक्ट मिलेगा वो लोग तो गूगल से कॉपी पेस्ट करके या चैट जीपीटी से निकाल के चिपका देंगे, है कि नहीं, उनको ज्यादा मेहनत नहीं लगती। अगर तुमको कुछ अच्छा करना है ना, जिसमें ऐसा लगे कि तुमने कोई मेहनत की है, तो तुम ये हर्बेरिया वाला ट्राई करना। इजी है बच्चा लोग, कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, मैंने तुमको बताया ना कैसे स्टेप से क्या करना है। तो जाना अपने लोकल एरिया में, कोई भी फूल वूल दिख रहा है उसको तोड़ लेना। अब फूल दिख गया तो तुम लोग बोलोगे सर हम लोग उसका लोकल नेम, साइंटिफिक नेम कैसे निकाले। बच्चा लोग गूगल बाबा जिंदाबाद, है ना, गूगल में फोटो अपलोड करो, अपलोड करने का ऑप्शन आता है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, है ना, तो सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। वैसे इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं लिखना है, लेबल में जो लिखना है स्टैंडर्ड जितना लिखना है उतना ही लिखना है। शीट तुमको अमेजोन पे मिल जाएगा, हर्बेरियम शीट स्टैंडर्ड साइज वाला, प्रेस करना है, माउंट करना है, ड्राई करना है, ये सब तो तुम कर ही लोगे। ये वाला बना के देखो, मैं बोल रहा हूं तुमको तुम्हारी टीचर आउट ऑफ मार्क्स देगी, क्योंकि तुमने मेहनत की है इस चीज पे। समझ में आ रहा है, तो ये चीज ट्राई करना। चलो बच्चा लो, अब हम लोग हमारा दूसरा पढ़ेंगे बोटैनिकल गार्डन्स। ठीक है, तो बच्चा लो अब हम लोग पढ़ेंगे यहां पर बोटैनिकल गार्डन्स। तो अच्छा, अब बोटैनिकल गार्डन्स क्या होगा, है ना सर, गार्डन झूला वूला होगा क्या उसमें, नहीं, बोटैनिकल गार्डन मतलब क्या हो गया यहां पर बोटैनिकल गार्डन का। अच्छा मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। अच्छा फिर से मैं मेरे दोस्त शबरी को इधर लेके आता हूं। तो अब मेरा दोस्त शबरी जब वो कश्मीर गया था, ठीक है, तो मैंने बोला ना उसने फूल लेके आया, हाँ, तो फूल को उसने ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन मतलब हर्बेरिया में उसको प्रिजर्व करके बना दिया। ठीक है। अच्छा लेकिन मेरा जो दोस्त शबरी है, उसको एक लड़की बहुत पसंद है। तो अच्छा अब उसको है ना, वो जब गया तो वो सोच रहा था यार इस लड़की को मैं ये फूल तो दिखा दूंगा, है ना, पर मेरी इच्छा है मैं इसे यही फूल दूं। लेकिन उसने वो फूल तो कश्मीर में देखा था ना, मुंबई में उसको वो फूल कैसे मिलेगा। तो वो बोला नहीं, मैं इसको मुंबई में ही उगाएगा। पर कैसे उगाएगा भाई, क्लाइमेटिक कंडीशन मुंबई का अलग है, कश्मीर का अलग है, यहां पर बोटैनिकल गार्डन का भी काम आएगा। तो ये यहां पर मुंबई में ही कश्मीर के जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन लाएगा, समझ रहे हो, कश्मीर के जैसा ही क्लाइमेटिक कंडीशन मुंबई में ही बनाएगा। और वहां पर फिर अच्छा वैसे ही अगर क्लाइमेटिक कंडीशन बना तो वहां पर उस तरीके का प्लांट उग सकता है, मतलब समझ रहे हो, पॉसिबल है। तो बोटैनिकल गार्डन में यही होता है कि मतलब बोटैनिकल गार्डन में क्या होता है, ये एक ऐसा प्लेस है जिस प्लेस में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से हम लोग वहां से अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं, लेके आते हैं और उसको ग्रो करते हैं उसी प्लेस में, एक सर्टेन प्लेस में ग्रो करते हैं एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में। और इस मैनर को, ये प्रॉपर सिस्टमैटिक साइंटिफिक सिस्टमैटिक मैनर को हम कहते हैं इन वीवो मैनर। क्या कहते हैं इसे हम लोग, इन वीवो मैनर। तो इन वीवो मैनर, अच्छा अब ये इन वीवो मैनर मतलब क्या हो गया, इन वीवो मैनर, है ना, इन वीवो मैनर। बोलोगे सर क्या मोबाइल फोन लेके आ रहे हो वीवो ओप्पो करके। बच्चा लोग दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक होता है इन वीवो, एक होता है इन विट्रो। ठीक है। अब इन वीवो का क्या मतलब, वो मैंने क्या बोला, उस प्लांट को लेके आया यहां पर, उसको उसी तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशन देके उगा रहे हैं, इसे कहते हैं इन वीवो मैनर। इन विट्रो मैनर मतलब, इन विट्रो मैनर का मतलब हुआ उसे उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन से हटा के, ठीक है, किसी और कंडीशन में भी उसको सेव कर रहे हो, उसे कहते हैं इन विट्रो मैनर। समझ में आ रहा है। तो इन वीवो मैनर में उसने उसको ग्रो किया। तो बोटैनिकल गार्डन की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ी तो बोटैनिकल गार्डन की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे कि बोटैनिकल गार्डन इज अ प्लेस, बोटैनिकल गार्डन इज अ प्लेस where different parts of the different parts of the world plants are collected and grown in a
प्रॉपर साइंटिफिक एंड सिस्टमिक इन विवो मैनर, इन विवो मैनर। समझ में आया बच्चा लोग? अच्छा, अब बोटानिकल गार्डन, सबसे पहला बोटानिकल गार्डन तुमको बच्चा लोग पता है सबसे पहले बोटानिकल गार्डन के बारे में? तो ये सबसे पहला बोटानिकल गार्डन 1543 में बना था। फर्स्ट बोटानिकल गार्डन 1543 में बना था। और पता है इसे बनाया किसने था? वही हमारे हर्बेरियम वाले साइंटिस्ट प्रोफेसर लूका गिनी ने। किसने बनाया था? प्रोफेसर लूका गिनी। ठीक है, प्रोफेसर लूका गिनी ने फर्स्ट इन 1543 फर्स्ट बोटानिकल गार्डन, ठीक है, फर्स्ट बोटानिकल गार्डन इन 1543 फर्स्ट बोटानिकल गार्डन बनाया किसने था? प्रोफेसर लूका गिनी ने। ठीक है बच्चा लोग, यहां तक समझ रहा? अच्छा, तो ये तो फर्स्ट बोटानिकल गार्डन है। तुमको पता है बच्चा लोग वर्ल्ड का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन कहां पर है? तो वो है कीव में। कहां पर है? कीव ये इंग्लैंड में एक शहर है कीव। ठीक है, तो इंग्लैंड में एक शहर है कीव, वहां पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन है। उस बोटानिकल गार्डन में आपको पता है मोर देन 30,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखा है, मतलब उगा के रखा है। अलग अलग वेरियस ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट को, वेरियस ऑफ द प्लांट को अलग अलग वर्ल्ड के हिस्सों से लाया गया और उस एक कीव में, मतलब कीव वो जगह में, उस गार्डन में उसको उगाया गया है। समझ में आ रहा है? मोर देन 30,000 स्पीशीज बच्चा। और पता है उस बोटानिकल गार्डन में हर्बेरियम कितने पड़े हैं? उनके पास जो हर्बेरियम कलेक्शन है उसमें कितनी स्पीशीज है? मोर देन 7 मिलियन। कितने? 7 मिलियन। 7 मिलियन मतलब कितना वो बच्चा लोग? कौन बताएगा? 7 लाख से ज्यादा। ठीक है बच्चा लोग, 7 लाख या 70 लाख? 70 लाख से ज्यादा, सॉरी। ठीक है, मोर देन 7 मिलियन इतने सारे हर्बेरियम स्पीशीज उन्होंने बना के रखे हैं। बोलो ठीक है चलो, तो अब बोटानिकल गार्डन समझ में। अच्छा, अपने इंडिया में भी एक बोटानिकल गार्डन है, आप लोग को पता है? कोलकाता में। अपने बुक देखो, अब तुम्हारी बुक में एक बनियान ट्री बना रहता है, ग्रेट बनियान ट्री, जो तकरीबन 255 साल पुराना है। कितना पुराना है? 255 साल। बोलो बाप रे, कितना पुराना है। तो कोलकाता में उस बोटानिकल गार्डन का नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, उस बोटानिकल गार्डन का नाम है जो कोलकाता में। तो बोटानिकल गार्डन क्या होता है समझ में आया बच्चा लोग? बोटानिकल गार्डन इज अ प्लेस where different part of the world plants are collected and grown in a scientific and in a systemic in vivo manner। समझ में आ रहा है? बोटानिकल गार्डन क्या होता है? अलग अलग हिस्सों से प्लांट्स को कलेक्ट करके, मतलब मैंने बोला कश्मीर में वो प्लांट उगा, सर कश्मीर में सेब के पेड़ उगते हैं, है ना? तो मैं सेब का पेड़ मुंबई में ही उगाना चाहता हूं, तो मैंने मुंबई में उगाने के लिए क्या किया? मैंने एक प्लेस बनाया, वहां पे कश्मीर जैसा एनवायरमेंटल कंडीशन बना दिया, फिर वहां पे मिट्टी डाली, जो मिट्टी लगती रहेगी उसको, ब्लैक सॉइल, व्हाइट सॉइल, जो भी है, ब्राउन सॉइल, वो सॉइल मैंने लगाया, उसमें मैंने सेब, मतलब उसका बीज लगाया, सेब उगने लग गया, क्योंकि कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन वैसे दी थी। समझ में आ रहा है? तो इसे कहते हैं हम लोग बोटानिकल गार्डन। अब हम लोग बच्चा लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे म्यूजियम। अब बोलोगे, है ना? अच्छा बच्चा लोग, हर कोई, है ना, तुम में से कभी ना कभी कोई ना कोई म्यूजियम तो गया ही होगा। क्योंकि म्यूजियम बहुत सारे टाइप्स के होते हैं कि नहीं? हिस्टोरिकल म्यूजियम होता है, हिस्टोरिकल म्यूजियम भी होता है। जैसे कि अगर मैं मुंबई में रहता हूं, है ना, तो मुंबई में मैंने एक म्यूजियम देखा छत्रपति शिवाजी महाराज का। वहां पर मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी मतलब हथियार थे, लाइक उनकी तलवार, उनका मतलब उनका आर्मर, ये सारी चीजें वहां पर रखी गई है। तो वो उस तरीके के म्यूजियम को कहते हैं हम लोग हिस्टोरिकल म्यूजियम। ऐसे ही बच्चा लोग बायोलॉजिकल म्यूजियम भी एक होता है। इस बायोलॉजिकल म्यूजियम में क्या किया जाता है ना? इस म्यूजियम में क्या होता है? तो इस म्यूजियम में, ये म्यूजियम एक ऐसा प्लेस है जहां पर, है ना, प्लांट को और एनिमल को प्रिजर्व करके रखा जाता है। किस क्या करके रखता है? उनके स्पेसिमेन को, उनको प्रिजर्व करके रखते हैं हम लोग म्यूजियम में। ठीक है चलो, थर्ड पॉइंट है हमारा म्यूजियम। तो म्यूजियम एक ऐसा प्लेस है, ठीक है, जहां पर प्लांट्स और एनिमल को प्रिजर्व करके रखा गया है, केप्ट इन, ठीक है, केप्ट करके रखा, प्रिजर्व करके रखा गया है। अब बच्चा लोग, आप लोग बोल रहे रहोगे, सर
प्रिजर्व करके रखा गया है मतलब क्या हो गया आपका, आप कहना क्या चाहते हो, एनिमल को भी प्रिजर्व करके रखा गया है। यस बेटा, अब प्रिजर्व करके रखा है इन द सेंस मतलब उनकी लाशों को प्रिजर्व करके रखा है। हाँ सही सोच रहे हो, लाश, उनकी जो डेड बॉडी होती है उसको प्रिजर्व करके रखा गया है, अलग अलग एनिमल की डेड बॉडी को। अब बोलोगे सर डेड बॉडी क्यों प्रिजर्व करके रखे हैं, हाँ जिंदा ही रख देते। अच्छा बच्चा लोग मेरे को एक बात बताओ, चलो एक कोई तो साइंटिस्ट है, उसको स्टडी करना है जरा सा, मतलब डिटेल स्टडी, या फिर अच्छा तुम्हारा ही मन है, तुमको शेर देखना है, सपोज एकदम ध्यान से तुमको शेर देखना है, उसको टच करने का मन है तुमको शेर को, ठीक है। अच्छा तो तुम चलो जू में जाओगे, जू में लेकिन शेर को टच कर पाओगे क्योंकि वो तो कैप्टिव मैनर में था, नो टचिंग वगैरह, हाँ। और फिर भी टच करने की चलो इच्छा है तो उस जंगल में तो खुला घूमता, तो क्या जंगल में जाओगे उसको टच करोगे, हाँ बच्चा लो उसको हाथ लगा तो फाड़ देगा तुमको, है कि नहीं, हाँ तो पॉसिबल है उसको टच करना। लेकिन अगर वही शेर मरा हुआ है, ठीक है, बट अच्छा तुम लोग बोलोगे सर वो तो मर गया तो उसकी बॉडी सड़ जाएगी 2-3 दिन बाद, क्या हो अगर उसकी बॉडी में सड़ने ही ना दूं, तो उसकी बॉडी को प्रिजर्व करके रख दूं, तो उसकी बॉडी नहीं सड़ रही है, प्रिजर्व है, तो तुम उसको छू के फील कर सकते हो ना शेर एक्चुअली दिखता कैसे होगा, एकदम डिटेल में उसकी मतलब बॉडी लाइनिंग कैसी है ना, उसमें मतलब जैसे कि टाइगर है, टाइगर को जो स्ट्रिप्स होते हैं वगैरह ये सब तुम लोग डिटेल में देख सकोगे एकदम करीब से, समझ रहे हो। तो म्यूजियम इस काम में आता है। तो म्यूजियम में बच्चा लोग क्या होता है, म्यूजियम में, ठीक है, तो म्यूजियम इज द प्लेस वेयर प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन आर केप्ट। अच्छा अब ये जो प्रिजर्व लेकिन करने का फॉर्मूला कैसा है, मतलब फॉर्मूला कैसे प्रिजर्व किया जाता है, तो इनको प्रिजर्व किया जाता है एक सॉल्यूशन के अंदर। तुमने अच्छा कभी ना कभी अपने लैब में गए रहोगे, स्कूल के या कॉलेज के लैब में गए रहोगे, तो तुमने स्कूल या कॉलेज के लैब में देखा रहेगा कि वहां पर कुछ ऐसे जार होते हैं और उस जार के अंदर कुछ एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा गया, एनिमल्स को रखा गया, जैसे कि तुमने देखा रहेगा शार्क फिश को या सांप को या डक को उसके अंदर रखा गया है ना, और वो डक एकदम ऐसा लगता है जिंदा ही है उसके अंदर, उस ग्लास के अंदर, बट वो मरी हुई है लेकिन वो प्रिजर्व है ना, मरी हुई लेकिन उसकी बॉडी अभी वैसी की वैसी दिख रही है। हाउ इज दिस पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है, एक प्रिजर्व कर रहे हैं हम लोग उसको एक सोल्यूशन के अंदर, और उस सोल्यूशन का नाम है फॉर्मलिन। क्या नाम है उसका बच्चा लोग, फॉर्मलिन। तो प्रिजर्व इन फॉर्मलिन। अच्छा फॉर्मलिन, इस फॉर्मलिन में क्या होता है, तो बच्चा लोग फॉर्मलिन में 10% टू 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है चलो, फॉर्मल्डिहाइड होता है उसके अंदर। अब बोलोगे सर 10 to 40% फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड क्या कर रहा है बेटा, यही तो बॉडी को सड़ने से बचा रहा है। तो तुमने देखा रहेगा कि एक ऐसा जार रहता है ना, एक ऐसा जार रहेगा, इस जार के अंदर फॉर्मल्डिहाइड का सोल्यूशन, फॉर्मलिन सोल्यूशन डाल देते हैं और उसके अंदर वो सर्टन ऑर्गेनिज्म को या वो सर्टन एनिमल को डाल देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि उसके अंदर, ठीक है, एक ऐसा शार्क फिश डाल दिया, ठीक है, एक ऐसा शार्क फिश डाल दिया, तो ये शार्क फिश की बॉडी सड़ेगी नहीं उसके अंदर। अच्छा फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको लेबल कर देंगे उस जार को, ठीक है, उस जार को ऐसा लेबल कर देंगे, चिपका देंगे उसके ऊपर लेबल, उस लेबल के अंदर उस फिश की सारी इंफॉर्मेशन होगी, उस फिश का लोकल नेम क्या है, बायोलॉजिकल नेम क्या है ना, वो क्या काम आता है, कहां से पाया गया वगैरह वगैरह, उसके अंदर सारी चीजें लिख देंगे। तो म्यूजियम में ना बच्चा लोग यही होता है, प्लांट के स्पेसिमेन को, एनिमल के स्पेसिमेन को ऐसे ही रखा जाता है। अब बोलोगे सर जार के अंदर आप बोल रहे रखा जाओगे, तो छोटे एनिमल के लिए तो समझ में आ रहा है, बड़े एनिमल के लिए क्या हो गया, है ना, लाइक टाइगर इतना बड़ा होता है, लायन इतना बड़ा होता है कि नहीं, चील बड़ी होती है, ईगल वगैरह, तो इन सबको कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे, तो इनको भी क्या जार के अंदर प्रिजर्व करके रखेंगे, नहीं बेटा, इतना फॉर्मल्डिहाइड भी नहीं है हमारे पास। तो इनको प्रिजर्व हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं फिर, जैसे कि टाइगर मिला, ठीक है, तो टाइगर को पहले, हाँ बेसिकली मतलब पहले उसको फाड़ेंगे, उसके अंदर का सारा इंटरनल ऑर्गन, उसके मतलब लंग्स, उसका किडनी वगैरह सब निकाल देंगे। अच्छा सब निकाल दिया, निकालने के बाद उसके अंदर है ना कापूस वगैरह सब स्टफ कर देंगे, क्या कर देंगे, उसके कापूस विपूस सब स्टफ कर देंगे, फिर उसके बाद उसकी बॉडी को सिल देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद वही फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन उसके ऊपर मार देंगे ताकि उसकी बॉडी सड़े गले ना। तो इससे क्या हो गया, वो एनिमल वैसे का वैसे ही दिख रहा है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स तुमने निकाल दिया और उसके अंदर स्टफ कर दिया। इस प्रोसेस को, ये फॉर्मल्डिहाइड की मतलब बॉडी प्रिजर्व करने की जो साइंस है, इस साइंस को हम लोग कहते हैं
टैक्सीडर्मी। क्या कहते हैं? टैक्सीडर्मी। इस साइंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोग? टैक्सीडर्मी। समझ में आ रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टैक्सीडर्मी। तो टैक्सीडर्मी इज अ साइंस वेयर एनिमल एंड प्लांट बॉडी आर प्रिजर्व। ठीक है? प्रिजर्व कैसे? 10 to 40% फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन में अगर बिगर एनिमल है तो उनके इंटरनल ऑर्गन निकाल के उसको स्टफ करके फिर उसको सील के रखा जाता है। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? ठीक है, तो ये हो गया म्यूजियम। अच्छा, क्या म्यूजियम में बस यही होता है? नहीं, म्यूजियम में और भी बहुत सारी चीजें तुमको बायोलॉजिकल म्यूजियम में देखने को मिलेगी। क्या क्या और देखने को मिलेगा? तो तुमको यहाँ पर बहुत सारे शेल्स वगैरह है ना, पानी में से जो शेल्स आते हैं, शंख वगैरह बोलते हैं, वो सारे शेल्स का तुमको कलेक्शन देखने को मिलेगा। इंसेक्ट बॉक्स उसके अंदर देखने को मिलता है बच्चा लोग। इंसेक्ट बॉक्स मतलब मरे हुए इंसेक्ट होंगे, ऑब्वियसली। जिंदा इंसेक्ट रखेगा, कॉकरोच रखेगा, लड़की तो डर के भाग जाएगी, बोलेगी मम्मी कॉकरोच आया, है ना। तो मरे हुए इंसेक्ट्स को कलेक्ट करके उस इंसेक्ट बॉक्स में कलेक्ट कर करके रखा गया होता है। इससे क्या हो गया? तो तुमको पता चल रहा है ना कितने टाइप के इंसेक्ट्स भी होते हैं। तुमने कितने ही टाइप के इंसेक्ट्स देखे रहेंगे। तुमने कॉकरोच देखा रहेगा, स्पाइडर देखा रहेगा, आंट्स देखे रहेंगे, मुंगिया वगैरह ये सारी देखी रहेंगे, है ना। तुमने दीमक देखा रहेगा क्या कभी? खटमल देखा है क्या कभी? हाँ, ये सारे इंसेक्ट। वैसे खटमल बहुत गंदी चीज होती है, जाने दो। लेकिन ऐसे और भी बहुत तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं। बीटल हो गया, ऐसे बहुत सारे। तो ऐसे अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी कलेक्ट करके रखे जाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे लोग? तो ये म्यूजियम में रखा जाता है। अब बोलोगे सर फायदा क्या है इसका? तो बच्चा लोग डाटा मिलेगा ना तुमको। तुम इनकी डेड बॉडीज को भले ही देखोगे, लेकिन तुमको पता है ये दिखता कैसे है। तो पहचान जाओगे ना, पास से देखोगे वगैरह, उसका सारा इंफॉर्मेशन भी लिखा है, तो सारे डाटा कलेक्टेड है। समझ में आ रहा है बच्चा लोग यहाँ पे क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो अब यहाँ पे तुम्हारा म्यूजियम भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे जूलॉजिकल पार्क। अब जूलॉजिकल पार्क क्या होता है वो जान लो। ठीक है, चलो जूलॉजिकल पार्क। अब मेरे को कोई ये ना बोलना कि सर हम तो कभी जू गए ही नहीं, है ना। बचपन में तो हर कोई जू गया है, हर कोई जू गया है। मैं तो भाई बहुत जाता था। ठीक है, हमारे इधर भाईकला में रानी बाग करके एक जू है, उधर जाते हैं हम लोग। अभी वहां पे पेंगुइन्स वगैरह भी लाए गए हैं, मजा आता है देख के उनको। मैं गया था, मैंने वहां पे क्रोकोडाइल देखा था जब मैं बचपन में गया था। मेरे को आज भी याद है, मैंने वहां पे कांच के अंदर मोटे मोटे सांप देखे थे, पाइथन जिसको हम लोग अजगर कहते हैं, ये सारे सांप। मैं बड़ा खुश हुआ था, मुझे बड़ा मजा आया था देख के। मैंने टाइगर देखा था, और अभी पेंगुइन्स भी आए हैं। मुंबई के बच्चों टाइम मिले तो जाओ, मजा आएगा, अच्छी जगह है और बहुत सारी चीजें सीखने भी मिलेंगी। तो जूलॉजिकल पार्क में हम लोग क्या करते हैं? तो जूलॉजिकल पार्क में हम लोग वेरियस एनिमल्स को, ठीक है, अलग अलग एनिमल्स को जो सपोज एंडेंजर्ड होने वाले हैं, मतलब खत्म होने वाले हैं, है ना, अलग अलग पार्ट से उस एनिमल्स को लेके आते हैं और हम लोग उनको, उस एनिमल को रखते हैं उस जगह पे एक कैप्टिव मैनर में। कैप्टिव मैनर मतलब उनको पिंजरे में रखते हैं। अब पिंजरे में रखा है, क्यों रखा है पिंजरे में भाई? पिंजरे में नहीं रखोगे तो तुमको खा जाएगा वो, है ना, बाहर निकल के खा गया तुमको, उसको भूख लगी तो खतरा है ना उनसे, तो इसलिए उनको कैप्टिव मैनर में रखा गया। तो अच्छा, काम क्या है, क्यों कर रहे भाई? पहले तो हमें मजा आ रहा है देखने में, है कि नहीं? ऑब्वियसली मजा आ रहा है तुमको तो देखने में, लेकिन साइंटिफिकली इसका क्या मतलब, क्या फायदा है? जूलॉजिकल पार्क में, जू में एनिमल्स को रख के क्या मतलब है? अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, मैं जैसे कि कोई एक साइंटिस्ट है, उसको सर्टेन एनिमल्स के ऊपर पढ़ाई करनी है, ठीक है, स्टडी करना है कि वो कैसा बिहेव करता है वगैरह वगैरह, जिससे उसको उसका एक डाटा मिलेगा। हाँ, समझ में आ रहा है? जैसे मतलब जैसे एक एग्जांपल समझो, ग्रुप ऑफ मतलब अच्छा टाइगर का ही मैं लेता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल टाइगर, ठीक है। तो सपोज एक साइंटिस्ट है, उसके गांव में बहुत ज्यादा टाइगर है जो किसी को भी खा जाते हैं ऐसा, तो उसको पता होना चाहिए ना कि ये टाइगर से बचा कैसे जाए। हाँ, टाइगर को मारा भी तो नहीं जा सकता ना भाई, एंडेंजर्ड है अभी, वो भी खत्म हो सकता है तो उसको, लेकिन वो टाइगर हार्म भी करे तो ऐसा क्या, तो उसको टाइगर के ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी पहले तो स्टडी करने के लिए वो टाइगर के पीछे पीछे भागेगा क्या जंगल में? नहीं ना, टाइगर मार देगा उसको। तो यहाँ पर वो उस चीज के, एनिमल्स की स्टडी हम लोग कर सकते हैं, साइंटिस्ट लोग अलग अलग स्टडी कर सकते हैं। कैसी स्टडी? सबसे पहले तो स्टडी में वो लोग है ना क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले वो लोग उनके फूड हैबिट्स जान सकते हैं। फूड हैबिट, अब फूड हैबिट से क्या मतलब? पहली बात तो भाई वो शाकाहारी है मांसाहारी है ना, वो शाकाहारी है मांसाहारी है ये पता लगेगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर वो मांसाहारी है, हाँ, तो हर कोई अपने भाई गाय भैंस वगैरह है ना सब अंदर रखेगा, खुले में नहीं रखेगा भाई, क्या पता आके खा जाए,
हाँ, अगर वो पता चला वो शाकाहारी है तो अपने खेतों को बचा के रखेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि एलिफेंट शाकाहारी होता है तो एलिफेंट तो उनके गाय भैंसों को तो मारेगा नहीं, लेकिन एलिफेंट उनके खेतों को तो जाके खा सकता है। तो इसीलिए तो लोग वहां पे फेंसिंग लगा के रखेंगे भाई, ना घुस सके। एक सन तो फूड हैबिट समझने में काम आता है, क्योंकि वो कैपेटिव मैनर में था तो उसको क्या खिलाया जा रहा है उससे तो पता चल जाएगा ना। हाँ, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला है फूड हैबिट। फूड हैबिट के बाद उनका बिहेवियर समझेंगे हम लोग। अब बोलोगे सर बिहेवियर मतलब क्या? बिहेवियर, हाँ बच्चा लोग, बिहेवियर लाइक वो जानवर बिहेव कैसे करता है। उसको भूख लगती है तो वो क्या करता है? ऑब्वियसली भूख लगती है तो इंसान गुस्सा तो करेगा ही, है ना। और भी किस तरीके के बिहेवियर होते हैं हर एनिमल्स के, है ना। लाइक बिहेवियर में अभी उसके पास जाओ, तुमने एक सुना रहेगा, अगर तुमको चीता दिख जाए, हाँ, तो जंगल में चीता दिख जाए तो हाथ ऊपर करके ऐसे खड़े हो जाओ। हाँ, तो इससे क्या, तुम चीता से भी बड़े लगोगे तो चीता तुम पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि चीते का एक बिहेवियर है वो अपने से बड़े जानवरों पे हमला नहीं करता, वो डरता है। तो इससे तुमको बिहेवियर उसका पता चलता है, हाँ ये बड़े लोग से डरता है, छोटे लोग से नहीं डरता, छोटे लोग को खा जाएगा। तो इससे तुमको उसका बिहेवियर पता चल रहा है। तो इसीलिए हर एनिमल का हम लोग बिहेवियर देखते हैं, वो फ्रेंडली एनिमल है या झगड़ालू एनिमल है। जैसे कि एलिफेंट फ्रेंडली होते हैं, है कि नहीं। अगर पता चल जाता ना एलिफेंट फ्रेंडली है कि नहीं। तुमने देखा रहेगा कितने लोग केरला साइड में एलिफेंट को पेट बना के रखते हैं, क्योंकि एलिफेंट इज अ फ्रेंडली एनिमल। अगर उसके साथ अच्छे से रहोगे तो बिहेवियर में ये भी पता चलता है कि हाँ उनका एक ग्रुप लीडर कोई होता है जो उनको सबको चला रहा है वगैरह वगैरह। तो बिहेवियर से ये पता चलता है। इसके बाद उनकी ईटिंग हैबिट। अब बोलोगे सर फूड हैबिट और ईटिंग हैबिट में क्या फर्क है? भाई फर्क है, फूड हैबिट से पता चल रहा है कि वो मांसाहारी है शाकाहारी है। ईटिंग हैबिट से पता चलता है कि वो कब खाना खाना पसंद करते हैं। शाम को खाना खाना पसंद करते हैं, रात को खाना पसंद करते हैं, या दिन में। रात को मतलब नॉकटर्नल है, रात में निकलते हैं। दिन में है मतलब दिन के टाइम पे खुले में खाना खा रहे हैं, है ना। तो कुछ का ऐसा होता है कि एक बार खाना खाया 24 घंटे में, उसके बाद 17-18 घंटे तक खाएगा ही नहीं, 24 घंटे तक एक ही बार खाना चाहिए उसको बस, उसके बाद उसको खाना नहीं चाहिए, वो संभाल लेगा खुद को। ऐसे भी कुछ होते हैं। तो ईटिंग हैबिट से ये पता चलेगा। इसके बाद उनका रिप्रोडक्शन हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो कैपेटिव मैनर में है ना। तो ऑब्वियसली उसका रिप्रोडक्शन, कब वो रिप्रोडक्शन करते हैं भाई? श्रावण में, बारिश में। ज्यादातर एनिमल श्रावण या बारिश में रिप्रोडक्शन करते हैं। इसीलिए श्रावण में मतलब हिंदू धर्म में बोला गया है ना कि श्रावण के टाइम पे नॉनवेज नहीं खाने का। वो इसलिए ही, ऐसे ही नहीं बोला श्रावण का भगवान का दिन तो नॉनवेज मत खाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जो श्रावण का टाइम होता है, बारिश का टाइम होता है ये, है ना। तो इस टाइम पे जो एनिमल्स होते हैं ना वो रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं। अब कैसा, वो बेचारा अपना परिवार बना रहा है, परिवार आगे बढ़ा रहा है ना। तो उस पर्टिकुलर 1 महीने के लिए तो उसको छोड़ दो, वो परिवार बनाएगा। तो उसको अभी तो छोड़ दो, परिवार बनाएगा तो और हमको ज्यादा खाने को मिलेगा, ऐसा। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि श्रावण महीने में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ताकि उनका प्रजनन अच्छे से हो सके। अगर तुम ही इमेजिन करो ना, कोई बकरा आज मूड बनाया है बेचारा, आज रिप्रोडक्शन करेगा, हाँ, लेकिन तुमने उसको पकड़ के काट के खा डाला, कहा उसका तो रिप्रोडक्शन हो ही नहीं पाया, बेचारा कुछ कर ही नहीं पाया। बकरी भी ऐसे ही बेचारी तड़प के मर जाएगी, है ना। इसलिए ऐसा बोला था कि श्रावण महीने में नहीं करने का। तो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में क्या मतलब पता चलेगा ना, कब वो रिप्रोडक्शन, कौन से महीने में रिप्रोडक्शन करते हैं, कब कब रिप्रोडक्शन करने का उनका टाइम होता है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा हो गया पूरा जूलॉजिकल पार्क। अच्छा, अब जूलॉजिकल पार्क के बाद हमें पढ़ना है बायोडायवर्सिटी पार्क। ठीक है, अब बायोडायवर्सिटी पार्क मतलब क्या होता है वो जान लो। बायोडायवर्सिटी पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क क्या होता है? बायोडायवर्सिटी पार्क, पहले तो बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटीज। तो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट एक तरीके के पार्क में रखे जाए। पार्क, ठीक है, जैसे तुम पार्क वगैरह में तो वैसे ही पार्क, उसे कहते हैं बायोडायवर्सिटी पार्क। तो बायोडायवर्सिटी पार्क में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है, एक ऐसा इकोलॉजिकल कंडीशन बनाओ, ठीक है, इकोसिस्टम तरीके का बनाओ कि वहां पर ये सारे जानवर रह सके अच्छे से। तो ये बायोडायवर्सिटी पार्क बेसिकली कहां बना? एक बैरन लैंडस्केप। बैरन लैंडस्केप मतलब एक ऐसा लैंडस्केप,
ठीक है, अर्बन एरिया में सपोज एक ऐसा लैंडस्केप जो अभी खत्म हो गया, मतलब वहां पे कुछ उग नहीं सकता, तो वहां पे तुमने उगाने की कोशिश की। अब एक सेल्फ सस्टेनिंग, खुद से चलने वाला इकोसिस्टम वहां पे तैयार हो गया। इसे कहते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी पार्क। जैसे कि तुम्हारे बुक में एग्जाम्पल दिया रहेगा, महाबलेश्वर में लेड उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क करके है। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क भी समझ गया बच्चा लोग। अब हम लोग यहां पर हमारा लास्ट है की, ठीक है। अब बोलोगे सर की चाबी है ना, की सर चाबी क्या है? ये भी टूल है? ये ताला चाबी वाला चाबी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ताला चाबी वाला चाबी तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। तो की भी एक तरीके का बेटा टेक्सोनॉमिकल एड है जो क्लासिफिकेशन में बहुत काम आता है। बोलोगे सर लेकिन की क्या बोल रहे हो, है ना? तो प्लांट्स एंड एनिमल को क्लासिफिकेशन में चाबी, बच्चा ये वो चाबी नहीं है, ये चाबी है। मैंने क्या बोला? क्लासिफिकेशन करना चाहता हूं। क्लासिफिकेशन करने के लिए, अलग अलग करने के लिए मुझे कुछ तो कैरेक्टर्स देखने पड़ेंगे उनके, है ना? तो यहां पर मैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखूंगा। आप सर बोलोगे क्या अलग अलग नाम बोलते हो, कॉन्ट्रास्टिंग क्या होता है अभी? तो बच्चा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब ऑपोजिट कैरेक्टर। क्या मतलब हुआ? ऑपोजिट कैरेक्टर। जैसे कि हाइट, ठीक है, हाइट। अब बच्चा लोग हाइट का मेरे को बताओ, हाइट दो ही तरीके की होगी, एक होगा टॉल और एक होगा शॉर्ट, जिसको हम लोग डॉर्फ भी कहते हैं, ठीक है। तो एक है टॉल और एक है शॉर्ट, है तो हाइट का ही कैरेक्टर है हाइट, लेकिन ये हाइट के कैरेक्टर, ये दोनों उसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसे कहते हैं हम लोग। समझ में आया? टॉल एंड शॉर्ट। तो यहां पर अब की में मतलब मेरे पास की क्या है? की है मेरे पास हाइट, जिसका टॉल और शॉर्ट एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। तो यहां पर मैं एक कैरेक्टर को एक्सेप्ट करूंगा, दूसरे कैरेक्टर को डिलीट करूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैं क्लासिफिकेशन करूंगा, इसे कहते हैं हम लोग की। समझ में आया बच्चा लोग? ठीक है। अब की के बाद हमारा बुक बचा है। तो बच्चा लोग हम लोग यहां पर हर तरीके के डाटा के बारे में पढ़ा कि कैसे डाटा को इन सारी चीजों में डाला गया है। ऐसे ही एक और डाटा के लिए एक टूल होता है जो होता है बुक्स, ठीक है। अच्छा, अब बुक्स भी है ना अलग अलग टाइप के होते हैं। क्या क्या है वो टाइप? जैसे कि कैटलॉग है, फ्लोरा है, मैनुअल है और मोनोग्राफ है। अब चले जान लेते हैं कैटलॉग इस बुक में क्या रहेगा। तो देखो कैटलॉग की बुक में क्या रहेगा? लिस्ट ऑफ प्लांट ऑफ एन एरिया अरेंज इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब जैसे कि मैं रहता हूं वसई वाले एरिया में, ठीक है। अब हमारे वसई एरिया में कितने अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, इन सब के ऊपर अगर मेरे को पढ़ना है तो मेरे को लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, वसई की लाइब्रेरी में, वहां का कैटलॉग उठाना पड़ेगा बोटानिकल्स का, ठीक है। उस कैटलॉग में वसई एरिया में कितने टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स वगैरह यहां पर है, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेरे को सारे मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो कैटलॉग में ये इंफॉर्मेशन होती है। आगे है हमारा फ्लोरा। अब फ्लोरा में क्या होता है? इन फ्लोरा इंडेक्स ऑफ प्लांट। अब बोलोगे सर इंडेक्स ऑफ प्लांट, इंडेक्स ऑफ प्लांट मतलब प्लांट का पूरा इंफॉर्मेशन, तुमको जो भी प्लांट चाहिए उसका पूरा इंफॉर्मेशन होगा। वो उसका हैबिटेट क्या है, मतलब वो रहता कहां पर, पाया कहां पे जाता है ना, उसका हैबिटेट, उसको कितना वाटर लगता है, क्या सॉइल लगता है वगैरह, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहां कहां पे वो प्लांट तुमको पाया जाएगा, वो सब फ्लोरा में लिखा होता है। इसके बाद एक और बुक है जिसको हम लोग कहते हैं मैनुअल। मैनुअल में क्या होता है बच्चा पता है? डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ अ स्पीशीज ऑफ एन एरिया। मतलब कि पर्टिकुलर एरिया में तुमको कोई, जैसे कि मैंगो, ठीक है। अब मैंगो प्लांट एक पर्टिकुलर एरिया में कितने हैं उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन तुमको मैनुअल वाली बुक में मिल जाएगा। इसके बाद मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में क्या है? डिटेल अकाउंट ऑफ एन टेक्सॉन, ऑफ अ टेक्सॉन। मतलब एक टेक्सॉन, मतलब टेक्सॉन का मतलब मैंने बोला अभी एक तरीके का सपोज स्पीशीज, तो डिटेल अकाउंट मतलब पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन तुमको उस चीज का मिल जाएगा जो किसी भी स्पेसिफिक एरिया से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। मतलब मैं मोनोग्राफ देखूंगा तो मेरे को जरूर मेरे को इसी एरिया का ही चाहिए, है ना। मैं किसी भी एरिया के प्लांट के ऊपर मैं डिटेल अकाउंट ऑफ टेक्सॉन ढूंढ सकता हूं, डिटेल डिस्क्रिप्शन देख सकता हूं, ठीक है बच्चा लोग। तो ये हुआ हमारा पूरा बुक्स। यहां पर हमने हमारा पूरा का पूरा खत्म कर दिया चैप्टर। बस एक चीज रह गई है बच्चा लोग। बोलोगे नहीं सर हमने तो देखा पूरा खत्म हो गया। नहीं बच्चा लोग, एक बॉक्स में ग्रीन या ब्लू कलर का बॉक्स होगा तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, उसमें लिखा है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? पहले तो बायोडाइवर्सिटी क्या मतलब? बायो मींस लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, है ना, वैरायटीज। तो अलग अलग डाइवर्सिटी, है ना, ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करके रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है और कैसे करेंगे इनको कंजर्व, ये सारा चीज हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बच्चा लोग, सायोनारा,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चा लोग भूलना नहीं, इस वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जिस किसी का भी ये लेसन मिस हो गया होगा तुम्हारे कॉलेज में या तुम्हारे क्लासेस में, हाँ, या तुम्हारे किसी पर्टिकुलर दोस्त का मिस हो गया होगा, वो बोल रहा होगा ना लेट एडमिशन लिया होगा, तो उसको भाऊ बोल रहा था कि भाई तेरे नोट्स दे दे, मेरे को समझ नहीं आ रहा, हाँ समझा दे। तो तुम क्यों मेहनत करो, तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान रखो, उसको बोलना अमन सर के वीडियो देख ले। ठीक है बच्चा लोग, तो चलो शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।